हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 12 नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन इज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट एंड द लेटर फॉलोज द स्कीम recommended by the former. Second, 15th Finance Commission recommended to increase devolution of divisible pool of revenues. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंट पुट दिस रिपोर्ट इन दी पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर से कोई स्कीम रेडी करती है। उस हिसाब से पार्लियामेंट जो है वो फंड्स डिवॉल्यूट करेगी। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पार्लियामेंट विल प्रिपेयर एन एक्शन टेकन रिपोर्ट। पार्लियामेंट जो है वो एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाती है। मतलब कि फाइनेंस कमीशन ने जो स्कीम प्रिपेयर की थी उसके बेसिस पे उन्होंने क्या स्टेप लिए हैं, और ये एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया होता है कि पार्लियामेंट ने किस तरीके से उस स्कीम को फॉलो किया है। तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज 15th फाइनेंस कमीशन ने ये जो डिवॉल्यूशन ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ रेवेन्यूज है उसको रिड्यूस किया था। जैसे 14th फाइनेंस कमीशन ने ये 32% से इंक्रीज करके 42% किया था, 15th फाइनेंस कमीशन ने ये 42% से रिड्यूस करके 41% किया। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू। सो अभी फाइनेंस कमीशन ने जो रोड मैप दिया है, जो रिपोर्ट प्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट को, उसके चलते ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पैर्स आर मैच्ड करेक्टली? फर्स्ट, बायोएनटेक जर्मनी। सेकंड, कोविशील्ड इंडिया। थर्ड, कोवैक्सीन यूएसए। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 एंड 2। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। बायोएनटेक इट इज अ जर्मन कंपनी जिसकी मदद से जिनके ट्रायल्स की मदद से रिसेंटली जो फाइजर कंपनी है उन्होंने वैक्सीन तैयार की थी। मतलब फाइजर कंपनी ने जिन कैंडिडेट के ऊपर ये वैक्सीन ट्राई की थी वो किसने भेजे थे? जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने भेजी थी। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। इंडिया के अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो अभी जो वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है उसका नाम है कोविशील्ड। और थर्ड इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज कोवैक्सीन इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया के अंदर जो भारत बायोटेक कंपनी है उनके द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है उसका नाम है कोवैक्सीन। तो इस वजह से थर्ड इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, 1 एंड 2। सो रिसेंटली जो फाइजर कंपनी ने एक डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म दिया है उसके बेसिस में ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। इसके अंदर काफी सारे फैक्ट्स मेंशन किए हैं कि ये वैक्सीन जो है किस तरीके से डेवलप हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following statement is or are correct about the recent announcement of Pfizer on COVID-19 vaccine? First, it was made using mRNA technology. Second, RNA is converted into an antigen by body's own machinery in this vaccine. तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। mRNA टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मॉडिफाइड आरएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आरएनए जो है उसको एंटीजन में कन्वर्ट किया जाता है बाय बॉडीज ओन मशीनरी। मतलब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। तो ये वैक्सीन डेवलप करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, और अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करके बनाई गई है। तो इसकी वजह से ये पर्टिकुलर वैक्सीन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी काफी डाउट होता है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये कहा गया है कि इस वैक्सीन को किस मेथड से बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? फर्स्ट, it has attempted to fill the gaps in human resources for health services to states. Second, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
was initiated under this mission? तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इस पर्टिकुलर रूरल हेल्थ मिशन के अंडर अराउंड 1.2 लाख हेल्थ पर्सोनेल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं। तो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, नर्स, सारे पर्सोनेल दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो पुअर प्रेग्नेंट वुमन है उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम बनाई गई है। तो आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। सो इंडिया की पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को डिजास्टर के टाइम पे कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल दिया गया है। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द गैप बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर जॉब क्रिएशन एंड लेबर पार्टिसिपेशन इन दीज जॉब्स हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। सेकेंड, द नंबर ऑफ डिसहार्टेंड लेबर फोर्स हैज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू 2018। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ये फैक्ट जो है वो आपको इस आर्टिकल में से मिलेंगे जहां पे ये कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स है उसका जनरेशन हुआ 7.5 मिलियन पर एनम, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 मिलियन यूथ जो है वही ज्वाइन कर रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बाकी की जो यंग पॉपुलेशन है वो अभी पढ़ाई कर रही है। यहां पे रीजन दिया गया है एज एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वाज इंक्रीजिंग। तो इसकी वजह से जितनी नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स क्रिएट हो रही है उसके सामने लेबर पार्टिसिपेशन जो है वो काफी कम है। तो दोनों के बीच में गैप जो है वो काफी ज्यादा है। यहां पे ये लिखा है कि ये गैप जो है वो कम हो गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। डिसहार्टेंड लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है ये भी इस न्यूज आर्टिकल में दिया गया है। यूथ हु कंप्लीटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बट वर स्टिल नाइदर इन जॉब्स नॉर सर्चिंग फॉर जॉब्स एक्टिवली, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डिसहार्टेंड लेबर फोर्स कहते हैं। तो ये इंक्रीज हुआ है, यहीं से आपको फैक्ट मिलेगी, ये इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2018। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। सो बिहार के अंदर जो इलेक्शंस का प्रोपेगेंडा था अलग अलग पार्टीज का, तो उसके चलते ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो भी न्यूज में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? फर्स्ट, it was launched in 2015 to enable various financial institutions to provide low rates loans to all. Second, it categorizes loans on the basis of rates of interest. Third, both land transport and textile sectors are covered under this scheme. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा ही होता है जब आप जल्दी जल्दी में कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इस वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, ये बात करेक्ट है। उसका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है टू अनेबल वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लो रेट्स लोन्स, ये ऑब्जेक्टिव भी करेक्ट है, लेकिन टू ऑल जो है वो गलत है। बिकॉज ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो नॉन फार्म सेक्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को ही दी जाती है, राइट। और यहाँ पे भी काफी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, जैसे मैक्सिमम लोन की अमाउंट जो है वो 10 लाख होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए, और काफी सारे इसके अंदर क्राइटेरिया भी है। तो इस वजह से ये गलत होगा। सेकेंड जो है वो भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे लोन जो है उसको 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लोन। मतलब कि सबसे पहले है शिशु लोन, जिसके अंदर 50,000 तक की लोन दी जाती है। फिर उसके बाद है किशोर लोन, जिसके अंदर 50,000 से 5 लाख तक की लोन दी जाती है। और फिर उसके बाद है तरुण लोन, जिसके अंदर 5 लाख से 10 लाख तक की लोन दी जाती है। तो इस वजह से ये एक
गलत होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। थर्ड जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर टोटल 4 सेक्टर को क्लासिफाई किया है, जिसमें लैंड ट्रांसपोर्ट है, टेक्सटाइल सेक्टर है, फिर उसके बाद है सर्विस सेक्टर एंड द अदर वन इज फूड प्रोडक्ट सेक्टर। सो थर्ड इज करेक्ट, आंसर इज सी, थर्ड ओनली। इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर यहां पे मुद्रा लोन्स का क्या परफॉर्मेंस है और इसकी वजह से किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017? फर्स्ट, राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव। सेकेंड, राइट टू लीगल एड। थर्ड, राइट टू अपॉइंट अ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव मतलब क्या होता है कि अ पर्सन इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो उसके पास ये हक है कि वो पहले से ही जो उसकी ट्रीटमेंट होने वाली है उसके डायरेक्टिव्स दे कि मेरे साथ ट्रीटमेंट जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं एडवांस डायरेक्टिव। फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, उनके पास लीगल एड का राइट है। एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, वो एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं, उनके बदले जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसाइड करेंगे ये सारे राइट मिल रहे हैं या नहीं, राइट। तो इस वजह से आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। अभी ये इस वजह से न्यूज में है बिकॉज 10th अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज दी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो इंडिया के अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। Question number 8, the term OTT frequently seen in news, it is related to dash. First, farming methods. Second, cyber security. Third, digital media platforms. And fourth, border security. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। OTT का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। OTT प्लेटफॉर्म्स जो है वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सच एज नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो अभी चर्चा में इसलिए रहते हैं बिकॉज वहां पे कंटेंट है उसको अभी तक कोई रेगुलेट नहीं करता। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इट विल गवर्न द OTT प्लेटफॉर्म्स because such digital content is not regulated by any body as of now, so it will come under Ministry of Information and Broadcasting। तो इस वजह से ये OTT प्लेटफॉर्म्स जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री recently to boost manufacturing under PLI scheme, that is production linked incentive scheme? First, telecom. Second, food processing. एंड थर्ड, व्हाइट गुड्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो तीनों सेक्टर करेक्ट है। आज की इस न्यूज आर्टिकल में आपको ये सेक्टर्स मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसके बेसिस क्या है, कौन से बेसिस पे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। बेसिस में ये है कि पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है कि मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। तो उसके बेसिस पे कौन से सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है? फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स एंड व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो घर के अंदर बड़े बड़े अप्लायंसेस यूज होते हैं, जैसे एसी है, एलईडी टीवी है, रेफ्रिजरेटर्स है, तो इन सभी सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो प्रोडक्शन है उसके इंक्रीज होने पे जो सेक्टर्स है उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? फर्स्ट, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, इंडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट टू द वर्ल्ड मार्केट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर ओवरऑल अराउंड 7 लाख जितने आर्टिसंस है, एंड ये जो यहाँ से प्रोडक्शन होता है
इंडिया उसको वर्ल्ड मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करता है एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लायर इन द वर्ल्ड मार्केट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज सी। सो राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ वहां के गवर्नर जो है उन्होंने गाइडलाइंस दी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।